जरा इमेजिन करो कि अचानक दुनिया के अंदर एक ऐसा वायरस फैल जाए जो लोगों के शरीर को हैंग करके उनके सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दे। पर ऐसे समय पर भी आपको मिलाकर दुनिया के अलग अलग कोने में बस 13 लोग ऐसे रह जाएं जिन पर वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ है और वो अभी भी अपनी मर्जी से सोच समझ सकते हैं। इसका मतलब अब आप लोग पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड लोग भी आपकी सारी बातें मान रहे हैं जो आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर कुछ तो ऐसा बहुत ही खतरनाक है जो इन्फेक्टेड हुए लोगों को आपकी हर एक बात खुशी खुशी मानने पर मजबूर कर रहा है। पर ये वायरस है क्या और ये काम कैसे करता है और ये शुरू कैसे हुआ था? असल में कुछ दिनों पहले कैरोल नाम की एक बहुत ही फेमस राइटर एक बुक स्टोर पर से अपने मीटअप को खत्म करती है और वहीं पर से अपनी मैनेजर हेलेन, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसके साथ 1 महीने की छुट्टियां मनाने के लिए किसी और कंट्री में चली जाती है। मगर उसे ये बात नहीं पता थी कि उसके जाते ही शहर में 29 दिन का एक काउंटडाउन चालू हो जाएगा, जिसके बाद कुछ तो बहुत ही भयानक घटने वाला है। अब उसी रात दुनिया भर की सारी स्पेस एजेंसीज को एक बहुत ही अजीब तरह का सेम सिग्नल मिलता है जो अर्थ से लगभग 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद आउटर स्पेस से आया था। उस सिग्नल को डिकोड करने पर तो सारे साइंटिस्ट और ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस सिग्नल के जरिए किसी ने आउटर स्पेस से इंसानों के लिए एक बहुत ही खास तरह के केमिकल की इंफॉर्मेशन भेजी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इंसान अब तक आउटर स्पेस तक गया ही नहीं है तो इतनी दूर से अर्थ पर सिग्नल भेज कौन रहा था? इस बात की सच्चाई और उस केमिकल के बारे में जानने के लिए दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट अपने अपने देश की लैब में उस केमिकल को बनाना चालू कर देते हैं और केमिकल के बनते ही उसका राज जानने के लिए उसे चूहों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जिन चूहों के अंदर उस केमिकल को इंजेक्ट करा गया था उनको देखने के लिए जेनी नाम के एक साइंटिस्ट अपने एक साथी के साथ प्रोटेक्टिव सूट को पहनकर एक कमरे में जाती है, जिस दौरान चूहों को देखते हुए उसे एक चूहा मरा हुआ दिखाई देता है। ये सच में काफी ज्यादा अजीब था, इसीलिए जेनी अपना दस्ताना उतारकर चूहे की धड़कन चेक करने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक वो चूहा उठकर जेनी के हाथ पर काट लेता है, जिससे जेनी चूहे को छोड़कर सीधा अपने हाथ को धुलने में लग जाती है। उस दौरान चूहे को पकड़ते हुए जेनी का साथी नोटिस करता है कि अचानक से जेनी को मिर्गी आने लग गई है, इसीलिए वो जल्दी से जेनी के पास जाकर उसे घसीटते हुए डिसइंफेक्टेंट रूम में लेकर जाता है और सैनिटाइजर वाले पानी से नहलाने लगता है। इससे फिलहाल के लिए जेनी सही तो हो गई थी, पर वो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही थी। जेनी थोड़ी देर बाद लैब में ही मौजूद एक सोल्जर के पास जाकर उसे किस करती है, जिससे अब उस सोल्जर को भी मिर्गी आने लग गई थी। इसका मतलब उस केमिकल में कोई ना कोई वायरस था जो चूहे के शरीर से जेनी में और जेनी के शरीर से बाकी सब में फैल रहा था। लेकिन ये बात तो अब तक राज थी कि कोई भी ऐसा अजीब सा वायरस आउटर स्पेस से अर्थ पर क्यों भेजेगा। खैर अभी लैब में मौजूद सारे इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को चुम्मियां देते हुए उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगते हैं और फिर जब सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो सब अपने सलाइवा को कंटेनर में पैक करके शहर में वायरस फैलाने की तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और बस एक कोऑर्डिनेशन में काम करते जा रहे थे। उन सभी को देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि उन लोगों के दिमाग को कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए प्रोग्राम कर दिया गया हो। अब जेनी तो इस वायरस से इतना ज्यादा बौखला जाती है कि वो वेटिंग एरिया में रखे डोनट तक को चाट कर वापस वहीं रख देती है ताकि वहां पर रुकने वाले लोग डोनट खाकर इन्फेक्ट हो जाएं। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और 1 महीने की छुट्टियों को पूरा करके कैरोल भी हेलन के साथ अपने शहर में वापस आ जाती है। तब एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी लेकर वो लोग सीधा एक बार में जाकर रुके थे, जहां जाके कैरोल तो दारू पीने लग गई थी, पर क्योंकि हेलन को गाड़ी चलानी थी इसीलिए वो बस कोल्ड ड्रिंक पी के गुजारा करती है। वहां थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग जैसे ही सुट्टा पीने के लिए बाहर आते हैं वैसे ही आसमान में उन्हें एक ही कोऑर्डिनेशन में काफी सारे प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब अब तक वो वायरस पूरे शहर में फैल चुका था। क्या तभी अचानक एक पिकअप ट्रक उन दोनों के सामने ही पास खड़ी गाड़ियों से टकरा जाता है, जिससे हैरान होकर कैरोल जल्दी से उसके ड्राइवर की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन ट्रक के पास जाने पर उसे पता चलता है कि ड्राइवर को भी मिर्गी आ रही थी। ये देखकर कैरोल हेलन से एम्बुलेंस बुलाने को कहती है, लेकिन अब तक हेलन खुद भी जमीन पर गिरकर मिर्गी से छटपटाने लग गई थी, जो देखकर तो कैरोल का दिमाग बनना जाता है और एक पल को तो उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। अब फिलहाल के लिए कैरोल मदद मांगने के लिए जल्दी से बार में जाती है, लेकिन अब तक बार में मौजूद सभी लोगों का भी सेम हाल था। वो सब भी उसी तरह मिर्गी में कांप रहे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि कोई खड़ा होकर कांप रहा था तो कोई जमीन पर लेटकर। ये देखकर डरते हुए कैरोल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन इमरजेंसी लाइंस बंद थी और अब कोई और रास्ता ना होने के कारण कैरोल खुद ही हेलन को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके नशे में होने के कारण वो अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए कैरोल ने पिकअप ट्रक वाले आदमी को सॉरी बोलते हुए उसे उसके ट्रक से बाहर फेंक दिया था और हेलन को पीछे सामान की तरह लोड करके 780 की रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ जाने लग गई थी। तब रास्ते में उसे एक पुलिस वाले की गाड़ी हाईवे पर पलटी हुई भी दिखाई देती है, जिसे नजरअंदाज करके जब वो थोड़ा सा और आगे जाती है तो उससे पूरा का पूरा शहर आग में चलता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर तो कैरोल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
और अभी वो जैसे तैसे हेलेन की जान बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। मगर हॉस्पिटल का भी बिल्कुल सेम हाल था और वहां मौजूद तो बिल्कुल अभी के पैदा हुए बच्चे तक को मिर्गी आ रही थी। इसके बावजूद भी कैरोल हिम्मत नहीं हारती और एक स्ट्रेचर को ले जाकर हेलेन को उस पर लेटाने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेचर पर लेटने से पहले ही हेलेन कैरोल के हाथों में अपना दम तोड़ देती है। इसके कारण कैरोल तो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अभी उसे संभलने का भी मौका नहीं मिलता और उसके पास हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ आसपास मौजूद सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। उनमें से ही एक कंपाउंडर कैरोल को किस करते हुए उसे भी इन्फेक्टेड करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल के ऊपर इस वायरस का कोई भी असर नहीं होता। फिलहाल के लिए वो उन लोगों को हेलेन की बॉडी के पास से भी हटने को कहती है और जल्दी से पिकअप ट्रक में बैठकर पिकअप ट्रक को अपने घर की तरफ लेकर जाने लगती है। इस वक्त तक ये वायरस पूरे शहर के अंदर फैल चुका था और शहर के लोग एक जैसा बर्ताव कर रहे थे, जैसे कि उन सबके माइंड को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया हो। लेकिन कैरोल के ऊपर इस वायरस का असर क्यों नहीं हुआ, यही सब सोचते हुए कैरोल जैसे तैसे अपने घर के बाहर पहुंचती है, जहां पहुंचने के बाद उसे याद ही नहीं आता कि हेलेन ने उसके घर की चाबी को कहां पर रखा था। तभी अचानक उसके घर के पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चे उसके पास आकर उसे बताते हैं कि हेलेन ने चाबी को कहां पर रखा था और वो ऐसा इस वजह से कर पा रहे थे क्योंकि हेलेन के मरने से पहले उसका दिमाग भी बाकी लोगों के साथ कनेक्ट हो गया था, जिसका मतलब साफ था कि वो लोग एक तरह से हेलेन की सारी यादों को भी एक्सेस कर सकते थे। इस बात से कैरोल और ज्यादा घबरा जाती है और चाबी को निकालने के बाद उन बच्चों को कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते ही वो बच्चे चुपचाप वहां पर से चले गए थे और हेलेन घर में आकर खिड़की से बाहर का माहौल देखने लग गई थी। वो देखने के बाद तो कैरोल का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि जैसा कि उसने बच्चों को उसे अकेला छोड़ने के लिए बोला था, तो सिर्फ वो बच्चे ही नहीं बल्कि मोहल्ले में रहने वाले सारे के सारे लोग कैरोल की बात शिद्दत से मानकर वहां पर से जाने लग गए थे। इवन जिन लोगों के घर में उनके रिश्तेदारों की लाशें भी पड़ी थी वो उन लाशों तक को अपने साथ लेकर जा रहे थे। लेकिन ये सारे लोग कैरोल की बातें क्यों मान रहे हैं, इस बारे में कैरोल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो तुरंत ही टीवी को चालू करती है ताकि उसे शहर या फिर दुनिया में चल रही चीजों के बारे में सब कुछ पता चल सके। तब न्यूज चैनल को देखने के बाद तो कैरोल के चेहरे की हवाइयां और ज्यादा उड़ जाती हैं क्योंकि चैनल के नीचे आ रही हेडलाइन पर कैरोल के नाम के साथ लिखा हुआ था कि जब भी तुम्हारा सच्चाई जानने का मन करे तो तुम हमें कॉल करना, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। इस हेडलाइन के नीचे एक नंबर भी लिखा हुआ था, जिसका मतलब साफ है कि ये वायरस जिसने भी फैलाया है वो किसी वजह से कैरोल से बात करना चाहता है। अब सच्चाई जानने के लिए कैरोल दिखाए गए नंबर पर रिस्क लेकर कॉल कर देती है। तब न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा प्रेसिडेंट खुद ही कैरोल से बात करते हुए सबसे पहले तो उसको शांत रहने को कहता है और बताता है कि हम हाई माइंड हैं और बस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमने अर्थ पर यह वायरस फैलाया है, क्योंकि इंसान आजकल एक दूसरे के लिए मन में काफी ज्यादा ईर्ष्या रखता है और जगह जगह पर लड़ाइयां चलती रहती हैं। अगर इसी तरह से चलता रहे तो जल्दी ही धरती खत्म हो जाएगी, पर इस वायरस के कारण सभी लोगों का माइंड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया है और उसे हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब अब किसी भी इंसान के पास उसकी खुद की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ लड़ाइयां भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हें एक साथ प्यार से काम करते हुए देखना चाहते हैं। और दुनिया में मौजूद तुम्हारे जैसे 12 लोग और हैं जिनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ, इसलिए हम तब तक तुम्हारी सारी बातें मानेंगे जब तक हम तुम्हें भी कंट्रोल करने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। ये बात सुनने के बाद तो कैरोल हैरान हो जाती है और अभी हेलेन की मौत को लेकर उसका गुस्सा भी फूट पड़ता है कि अगर ये सब दुनिया को सही करने के लिए है तो हेलेन क्यों मारी गई। इस पर प्रेसिडेंट बताता है कि असल में हेलेन मिर्गी के कारण नहीं मारी गई है, बस उसे जब मिर्गी पड़ी थी तो जमीन पर जोर से गिरने के कारण उसके सर पर गहरी चोट आ गई और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। अबे साले साले तू माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, हेलेन की तरह ही दुनिया में और भी काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जो बात सुनने के बाद तो कैरोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फोन काट कर सो जाती है। आगे सुबह कैरोल के उठने से पहले तक पूरे शहर में बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है और रात में जितने भी लोग मारे गए थे या फिर जिनका भी एक्सीडेंट हुआ था उन सभी की बॉडीज को सारे कचड़े के साथ सड़कों पर से हटा दिया जाता है। वहीं कैरोल के उठने पर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और साथ ही वो हेलेन की मौत की वजह से बहुत ज्यादा अकेला भी फील कर रही थी। तब सबसे पहले तो वो हेलेन की बॉडी को अपने गार्डन में ही गाड़ने का फैसला करती है, जिसके लिए वो बाहर जाकर गार्डन में गड्ढा खोदने लग गई थी। पर काफी देर तक लगातार मेहनत करने के बाद भी वो इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद पाती जिसमें वो हेलेन की बॉडी को डाल सके। तभी वहां पर जोशिया नाम की एक लड़की पहुंच जाती है, जिसे हाई माइंड ने अपनी तरफ से कैरोल का ध्यान रखने के लिए ही भेजा था और अभी वो लड़की कैरोल के लिए पानी लेकर आई थी। तब उससे बात करके कैरोल को ये बात भी पता चलती है कि हाई माइंड कैरोल की प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री ड्रोन की मदद से उसके ऊपर नजर भी रख रहा है ताकि कैरोल को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। लेकिन ये बात सुनने के बाद कैरोल बहुत ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि एकदम से उन लोगों ने पूरी धरती के ऊपर कब्जा कर लिया था और कैरोल के लिए अच्छी अच्छी चीजें कर वो कैरोल को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यही सब चिल्लाते हुए कैरोल का गुस्सा बढ़ता जाता है,
पर उसके गुस्से के कारण अचानक ही एलियन सिग्नल में थोड़ी सी गड़बड़ होने लग जाती है और आसपास मौजूद सारे लोग छटपटाने लगते हैं। कैरोल तब इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने पिकअप ट्रक में बैठती है और वहां पर से थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है। लेकिन अपने गुस्से वाले इमोशन को लेकर वो जहां पर भी जा रही थी उस एरिया में मौजूद लोग बुरी तरह से छटपटाते जा रहे थे। तब कैरोल एक वर्कर की मदद करने की भी कोशिश करती है, जिस दौरान उसका गुस्सा सही होते ही बाकी सारी चीजें भी नॉर्मल हो जाती हैं और उसके पास मौजूद ये मोटा आदमी उससे बहुत ही प्यार से कहता है कि प्लीज अगली बार गुस्सा मत करना। ये सुनने के बाद तो कैरोल को कुछ भी समझ में नहीं आता और तुरंत ही अपने घर में जाकर जोशिया से इस बारे में बात करती है और तब जाकर उसे पता चलता है कि कैरोल और उसके जैसे लोगों के स्ट्रॉन्ग इमोशन हाई माइंड के सिस्टम में गड़बड़ पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन अचानक कुछ लोगों से टूट जाता है और ऐसे में कई बार उन लोगों की मौत भी हो जाती है। यही रीजन भी था कि क्यों हाई माइंड कैरोल और उसके जैसे लोगों का इतना ज्यादा ध्यान रख रहा था। असल में वो इस बात को जानता था कि उन लोगों के स्ट्रॉन्ग इमोशन के कारण उसका नेटवर्क ग्लिच कर जाएगा और ऐसे में काफी सारे इंसानों को भी खतरा होगा। ये बात सुनने के बाद कैरोल जोशिया से जानने की कोशिश करती है कि इस बार उसके गुस्सा करने के कारण कितने लोग मारे गए, जिस पर जोशिया बहुत ही परेशान होकर बताती है कि इस बार कैरोल के गुस्सा करने के कारण 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये बात सुनने के बाद तो कैरोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और दुखी मन के साथ अपने गार्डन में वापस से गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। खैर फिलहाल के लिए जोशिया कैरोल को काम करने से मना करने लग गई थी और जोशिया के हिसाब से कैरोल दुनिया भर में से कोई भी चीज अपने घर पर मंगवा सकती थी। तब कैरोल एक गड्ढा खोदने वाली मशीन मंगवाती है जो कि उसके घर पर हेलीकॉप्टर से डिलीवर होता है और फिर कैरोल की जगह जोशिया खुद ही उस मशीन से आसानी से गड्ढा खोदकर हेलन को उस गड्ढे के अंदर दफना देती है। खैर अब एक तरह से कैरोल पूरी दुनिया की रानी भी बन गई थी, मगर उसके हिसाब से सभी लोगों की आज़ादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो सभी लोगों को आज़ाद देखना चाहती थी। इसलिए वो जोशिया से बात करके डिसाइड करती है कि वो बाकी के 12 जनों से भी जाकर मिलेगी ताकि उन लोगों से मीटिंग करके हाई माइंड को यहाँ पर से भगाने के प्लान के बारे में सोचा जा सके। अब उन 12 में से सिर्फ 5 को ही इंग्लिश लैंग्वेज आती थी, इसलिए कैरोल उन 5 से ही मिलने का डिसाइड करती है और वो सारे 5 जने भी कैरोल से मिलने के लिए मान जाते हैं। तो कैरोल उनके साथ एक कंट्री में मिलने का फैसला करती है जहाँ पर जल्दी ही वो सारे लोग पहुँचने वाले थे, इसीलिए कैरोल भी जोशिया के साथ उस कंट्री में जाने के लिए प्लेन से रवाना हो जाती है। अब उस दौरान कैरोल ने जोशिया से ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि उन लोगों की मीटिंग के बीच में हाइव माइंड उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं रखेगा। इस पर हाइव माइंड भी मान गया था। तब एक एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद कैरोल की मुलाकात बाकी सारे जनों से भी होती है, जिनमें इंडिया से लक्ष्मी नाम की एक औरत भी शामिल थी। तब एयरपोर्ट पे सभी लोगों से बात करने के बाद कैरोल काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसके अलावा तो बाकी सारे लोग इस वायरस का पूरा फायदा उठा रहे थे और कुंभा नाम का एक आदमी तो पूरी लग्जरी के साथ जी रहा था। इसी वजह से कुंभा को तो यही दुनिया सबसे ज्यादा बेहतर लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी और उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखने के लिए भी उसके आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा रहते थे। खैर भी उन लोगों की मेन मीटिंग एक बहुत ही लग्जरी प्लेन के अंदर होती है, जिसमें मौजूद मीटिंग रूम में जाते ही कैरोल ने सबसे पहले तो सभी सीसीटीवी को भी बंद कर दिया था, ताकि हाई माइंड को उनकी मीटिंग में हुई बातों के बारे में कुछ भी पता ना चले। अब मीटिंग के दौरान कैरोल सबको समझाने की कोशिश करती है कि हाई माइंड लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हैं और लोगों को अपने हिसाब से जीने की आजादी होनी चाहिए। अब उस समय पर कैरोल की बातों से कहीं ना कहीं सारे लोग सहमत तो थे, लेकिन उनके हिसाब से हाइव माइंड के कंट्रोल की वजह से अर्थ के लिए भी चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो रही थी और वैसे भी उनके पर्सनल लेवल पर हाइव माइंड उनकी जरूरतों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। इस पर कैरोल वापस से उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हाइव माइंड उनकी बातें सिर्फ तब तक मान रहा है जब तक वो उनको कंट्रोल करने का तरीका नहीं ढूंढ लेता, पर जैसे ही वो उन्हें कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेगा वैसे ही उनकी बॉडीज भी हाइव माइंड के कंट्रोल में हो जाएंगी। अब वैसे इस समय पर कैरोल की सारी बातें सबसे ज्यादा लक्ष्मी को समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वो कैरोल का साथ नहीं देती, क्योंकि पिछली बार कैरोल के गुस्सा करने के कारण जिन लोगों की जान गई थी उनमें लक्ष्मी के दादा भी शामिल थे और उसी वजह से उसे कैरोल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। खैर अभी ना चाहते हुए भी कैरोल को शांत होना पड़ता है और सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। उस दौरान उन्हें ये बात भी पता चलती है कि पूरी दुनिया में मौजूद फ्रोजन मीट ही अब मीट का आखिरी स्टॉक है, क्योंकि हाइव माइंड के लिए जितना जरूरी इंसान है उतने ही जरूरी अर्थ के जानवर भी हैं, जिसका मतलब कि वो मीट के लिए कभी भी किसी जानवर को जान से नहीं मारेंगे और एक बार दुनिया में फ्रोजन मीट खत्म होने के बाद कोई भी मीट को वापस नहीं खा पाएगा। अब कुंभा तो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर इन्हीं बातों की वजह से कैरोल को अपनी बात प्रूव करने का एक और मौका मिल जाता है। इसके लिए वो सबसे पहले तो लक्ष्मी के बेटे को पॉइंट आउट करती है, जो अभी के टाइम पर किसी कठपुतली की तरह लक्ष्मी की सारी बातें मान तो रहा था, मगर उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं बचे थे। इसका मतलब एक तरह से हाई माइंड ने सभी इंसानों के कॉन्शियसनेस को जान से मार दिया था और वो खुद ही उनके ऊपर कंट्रोल करके बैठा था। लेकिन लक्ष्मी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में कैरोल को ताना भी मारती है कि तुम्हारी वजह से भी 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। ये बात सुनने के बाद कैरोल वैसे तो शांत हो जाती है,
पर अभी भी वो किसी भी हालत में सभी लोगों को अपनी तरफ करना चाहती थी। इसलिए वो जानबूझकर जोशिया से पूछती है कि जिस वक्त हाइव माइंड दुनिया में मौजूद लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, तो उस दौरान मेरी गर्लफ्रेंड हेलन को मिलाकर कितने लोगों की जान गई। अब हाइव माइंड असल में झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए जोशिया बताती है कि उस दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। ये बात सुनने के बाद तो टेबल पे बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन अपने पिता की मौत के गुस्से के चलते अभी भी लक्ष्मी कैरोल का साथ नहीं देती, तो उल्टा उसे ताने मारने लग जाती है। तब उसकी बातें सुनने के बाद कैरोल को समझ में आ गया था कि ये लोग उसकी बात को नहीं सुनने वाले, इसीलिए वो चुपचाप वहां पर से जाने लग जाती है। लेकिन काफी ज्यादा शराब पीने की वजह से अभी वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर जोशिया और बाकी सारे हाइव माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग उसको आकर संभालने की कोशिश करते हैं। पर जैसा कि कहीं ना कहीं कैरोल की टेंशन हाइव माइंड की वजह से ही थी, इसीलिए थोड़ा सा होश में आते ही वो जोशिया और बाकी सबके ऊपर बहुत ज्यादा भड़कने लग जाती है। और इस बार भी कैरोल के एक्सट्रीम इमोशन के कारण हाइव माइंड से कंट्रोल होने वाले लोगों की हालत खराब होने लग जाती है। ये देखकर लक्ष्मी इस बार गुस्से में कैरोल को हिंदी में गालियां देना शुरू कर देती है, जिन्हें सुनने के बाद जैसे तैसे कैरोल ने अपने गुस्से को शांत कर लिया था। और थोड़ी देर बाद कैरोल के पास कुंभा को छोड़कर बाकी सारे जने अपने अपने देश में वापस लौट गए थे। असल में कुंभा कैरोल के पास इसी वजह से रुका था ताकि वो कैरोल से जोशिया को अपने साथ ले जाने की परमिशन ले सके, जिस पर पहले तो कैरोल साफ मना कर देती है, पर बाद में कुछ सोचते हुए वो इसका फैसला जोशिया से खुद करने को कहती है। क्या हाइव माइंड के कंट्रोल में होने की वजह से जोशिया ने कुंभा के साथ जाने का फैसला करा था, जिसकी वजह से दुखी होकर कैरोल अपने शहर में जाने के लिए अपने प्लेन में आकर बैठ जाती है और दूर से जोशिया को कुंभा के प्लेन में चढ़ते हुए देखती है। पर कहीं ना कहीं उसे जोशिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अपने शहर में जाने के बाद कुंभा उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कुंभा के प्लेन के चालू होने के बाद कैरोल अचानक से उसके प्लेन के सामने आकर उसके प्लेन को रोकने को कहती है। और हाइव माइंड के पायलट के ऐसा करने के बाद कैरोल जोशिया को अपने साथ ही वापस अपने शहर में लेकर जाती है। खैर अब वापस आते समय कैरोल को वो समय भी याद आता है जब वो हेलन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए नॉर्वे में गई हुई थी, और वहां पर वो एक बर्फ में बने होटल में रुके थे, जहां पर से रात में नॉर्दर्न लाइट्स का नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हालांकि बर्फ का बिस्तर होने की वजह से कैरोल को वहां पर अच्छे से नींद तो नहीं आई थी, लेकिन हेलन को खुश देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में जोशिया से बात करने के बाद कैरोल को मैनिसोस नाम के एक और आदमी के बारे में पता चलता है, जो कि खुद भी इस वायरस से इम्यून था। और हाई माइंड को उसके बारे में काफी ज्यादा देरी से पता चला था, क्योंकि मैनिसोस असल में एक बंकर में रहा करता था, और उसे तो हाइव माइंड के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो हाइव माइंड से बात ही नहीं करना चाहता था। तब मैनिसोस के बारे में जानते ही कैरोल को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं मैनिसोस उसके साथ मिलकर इस दुनिया को सही करने में उसकी मदद कर सकता है। इसलिए वो तुरंत ही जोशिया से मैनिसोस के नंबर के बारे में पूछकर मैनिसोस को कॉल कर देती है। लेकिन जैसे ही कैरोल मैनिसोस से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती है, तो मैनिसोस गुस्से में गालियां देकर फोन को काट देता है, क्योंकि इंग्लिश सुनकर उसको लग रहा था कि शायद हाई माइंड उसको कॉल करके उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तब बेफालतू में गालियां सुनकर कैरोल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो मैनिसोस को एक और बार कॉल करके अपनी तरफ से बहुत सारी गालियां बकती है और फोन को तुरंत ही काट देती है। अब कहीं ना कहीं कैरोल की इस हरकत की वजह से मैनिसोस को समझ में आ गया होगा कि कैरोल भी उसकी तरह इस वायरस से इम्यून है, क्योंकि इस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले लोग तो किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करते। वहीं मैनिसोस ने सच में कैरोल के नाम को अपनी डायरी के अंदर भी लिख लिया था। अब वैसे अपने बंकर के अंदर मैनिसोस की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि अकेले रहने के कारण उसे दुनिया में चल रही चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब धीरे धीरे करके उसके घर में मौजूद सारा का सारा खाना भी खत्म हो चुका था। अब वैसे हाई माइंड वाले रोज उसके बंकर के बाहर उसके लिए खाना भिजवाते तो थे, लेकिन मैनिसोस को उन लोगों के ऊपर भरोसा न होने की वजह से वो उनके खाने को फेंक दिया करता था। इसके कारण मैनिसोस के हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि उसे नाक बंद करके चुराया हुआ कुत्तों वाला खाना खाना पड़ रहा था। अब वैसे मैनिसोस पूरा दिन बंकर में रहकर रेडियो की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को सुनता रहता था, ताकि उसे किसी तरह से इस वायरस से बचने का तरीका पता चल जाए। वहीं दूसरी तरफ जब कैरोल अपने घर पर पहुंचती है, तो वहां पर उसे जोशिया से एक गिफ्ट मिलता है, जिसमें एक मसाजर था, और वो मसाजर असल में मरने से पहले हेलन कैरोल को देना चाहती थी। अब जैसा कि जोशिया ने वापस से हाई माइंड के कंट्रोल में होने के कारण हेलन की मेमोरी का इस्तेमाल करा था, तो कैरोल को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और तुरंत ही हाई माइंड को कॉल करके सीधा बोल देती है कि आगे से हाई माइंड को हेलन की मेमोरी का इस्तेमाल करके कैरोल को खुश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तब हाई माइंड भी इस पर मान जाता है, पर कैरोल कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती थी, इसलिए वो शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट में चली जाती है। पर वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सुपरमार्केट के सारे सामान को हाई माइंड वाले अपने साथ किसी और जगह पर लेकर चले गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें खाने पीने की चीजों को अच्छे से संभाल कर रखना था। इस पर कैरोल फुल कॉन्फिडेंस के साथ हाई माइंड को ऑर्डर देते हुए तुरंत ही सुपरमार्केट को वापस से भरने के लिए कहती है, जो मानकर हाई माइंड थोड़ी ही देर में सुपरमार्केट के बाहर काफी सारे ट्रक को भिजवा देता है, जिसमें से बहुत सारे लोग अलग अलग सामान को लेकर सुपरमार्केट के अंदर जाने लग जाते हैं, और देखते देखते सुपरमार्केट पहले जैसा भर जाता है।
अब इस समय पर कैरोल को ये बात तो समझ आ गई थी कि हाइव माइंड किसी भी हालत में उसकी सारी बातों को मानेगा, पर अभी कैरोल ये भी देखना चाहती थी कि अगर कैरोल खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए हाइव माइंड से कुछ मांगती है तो हाइव माइंड उसको वो चीज लाकर देगा भी या फिर नहीं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए वो जोशिया के पास जाकर उससे ग्रेनेड की डिमांड करती है, जिस डिमांड को जोशिया ने खुशी खुशी पूरा कर दिया था और वो शाम तक कैरोल के लिए ग्रेनेड लेकर भी आ गई थी। तब उस ग्रेनेड को देखकर कैरोल थोड़ा सा हैरान होती है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर हाइव माइंड शांत और बिना लड़ाई झगड़े वाली दुनिया बनाना चाहते थे तो ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी। यही बात सोचकर कैरोल को ग्रेनेड के ऊपर भी शक हो रहा था कि कहीं वो नकली तो नहीं है। इसलिए अपने मन में चल रहे डाउट को क्लियर करने के लिए वो जोशिया से बात करते हुए ग्रेनेड के पिन को निकाल देती है, जो देखकर जोशिया घबराते हुए कैरोल के हाथ से ग्रेनेड लेकर घर के बाहर फेंकती है और कैरोल को अपने शरीर से कवर कर लेती है। इससे ग्रेनेड के इम्पैक्ट से जोशिया खुद तो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, लेकिन कैरोल को कुछ भी नहीं हुआ था। इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी जोशिया हंस रही थी, जो देखकर कैरोल को जोशिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जल्दी से जोशिया को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाती है। वहां जिस समय पर जोशिया का इलाज चल रहा था उस समय पर एक आदमी जो कि खुद भी हाइव माइंड के कंट्रोल में था वो कैरोल से परेशान ना होने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही जोशिया भी सही हो जाती। तब उस आदमी से ही थोड़ी देर और बात करके कैरोल को पता चलता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हाइव माइंड अभी भी कैरोल के लिए ग्रेनेड, मिसाइल, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक का इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनने के बाद तो कैरोल दंग रह गई थी, क्योंकि हाइव माइंड तो अपनी तरफ से एकदम शांत था और उसके कंट्रोल में मौजूद बाकी सारे लोग भी एकदम प्यार से रह रहे थे, पर जो लोग अपने कंट्रोल में थे कहीं ना कहीं वो लोग ही बाकियों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। इसी बारे में सोचते हुए कैरोल अपने घर में वापस जाने लगती है, लेकिन पिछली रात ही उसकी गाड़ी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अभी जब कैरोल की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो कैरोल पास में खड़ी पुलिस कार को लेकर उससे अपने घर में जाने लगती है, जहां पहुंचने पर तो कैरोल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस वक्त उसके मोहल्ले के सारे लोग उसके घर की साफ सफाई करने में लगे हुए थे और अब तक उन्होंने उसके घर को एकदम नए जैसा कर दिया था। इवन खुद प्रेसिडेंट भी उसके घर के बाहर आकर साफ सफाई करने का काम कर रहा था, जो देखने के बाद कैरोल अंदर जाके एक व्हाइट बोर्ड पर वो सारी चीजें लिखती है जो उसे हाइव माइंड के बारे में पता थी। उसमें से सबसे पहली बात यह थी कि कैरोल के कहने पर वो उसे खतरनाक से खतरनाक हथियार दे सकते थे। दूसरी बात यह थी कि हाइव माइंड से कंट्रोल होने वाले लोग एक मक्खी तक को मारना पसंद नहीं करते। तीसरी बात यह थी कि उन सब का माइंड एक जैसा है और उनमें से कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी अलग नहीं सोच सकता। चौथी बात थी वो कैरोल को चेंज करके अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। और पांचवी पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वो लोग झूठ नहीं बोल सकते। हालांकि इस बात पर कैरोल को अभी भी डाउट था, इसीलिए वो बाहर मौजूद एक बंदे को बुलाकर उससे पहले तो नॉर्मली बात करती है और बाद में अचानक उससे हेलेन की मेमोरी को एक्सेस करने को कहकर उससे पूछती है कि क्या हेलेन को मेरी किताबें पसंद थी। इस पर पहले तो वो आदमी कैरोल को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वो सच्चाई बताकर कैरोल को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन कैरोल के फोर्स करने पर वो उसे बताता है कि हेलेन को असल में कैरोल की बुक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैरोल से बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से वो हमेशा कैरोल की बुक्स की तारीफ करती रहती थी। तब हेलेन की ये सच्चाई जानने के बाद कैरोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन कम से कम अभी उसे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि हाइव से कंट्रोल होने वाले लोग झूठ नहीं बोल सकते। और अब यहीं से कैरोल की एक बहुत ही मस्त प्लान की शुरुआत होती है, जिसके लिए वो जोशिया से मिलने के लिए वापस से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। उससे बात करते हुए डायरेक्ट पूछती है कि क्या दुनिया में अभी चल रही चीजों को रोककर वापस से दुनिया को पहले जैसा करा जा सकता है। ये बात सुनने के बाद तो जोशिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इस बात का कोई भी जवाब न देकर बातों को घुमाने की कोशिश करती है। ये देखने के बाद कैरोल काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अगर हाइव माइंड का कंट्रोल इंसानों के ऊपर से हटाने का कोई भी रास्ता नहीं होता तो जोशिया इस बारे में कैरोल को डायरेक्ट कह देती। पर क्योंकि दुनिया को पहले जैसा करने का रास्ता था, इसीलिए जोशिया बातों को घुमाने की कोशिश कर रही थी। अब जैसा कि कैरोल को जोशिया से इस तरीके के बारे में किसी भी हालत में पता करना था, इसीलिए वो एक प्लान बनाकर हॉस्पिटल की फार्मेसी में जाती है, जहां मौजूद हॉस्पिटल के आदमी से वो कहती है कि मुझे नशे करने के लिए व्हाइट पाउडर चाहिए। पर क्योंकि उससे कैरोल को नुकसान हो सकता था, इसीलिए शुरुआत में तो वो आदमी कैरोल को व्हाइट पाउडर देने से मना कर देता है, मगर जब कैरोल उसको फोर्स करती है तो हाइव माइंड के कंट्रोल में होने के कारण उस आदमी को कैरोल की बात माननी पड़ती है। अब उस समय पर वो आदमी जब व्हाइट पाउडर को ढूंढ रहा था तो उतने में कैरोल ने फार्मेसी में रखे कुछ दवाइयों को चुरा लिया था, जिसके बारे में वो उस आदमी को पता नहीं चलने देती और बाद में उससे व्हाइट पाउडर लेकर सीधा अपने घर में पहुंच जाती है। वहां जाते ही उसने सबसे पहले तो व्हाइट पाउडर को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था और बाद में चुराई गई दवाई को एक इंजेक्शन में भर के अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था। अब उस दवाई को किसी भी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करने पर वो इंसान सिर्फ सच बोलता है, जिसका ही टेस्ट करने के लिए कैरोल ने उस दवाई को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा था। और थोड़ी देर बाद होश में आने पर जब वो अपनी रिकॉर्ड करी गई वीडियो को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दवाई सच में काम कर रही थी। उस वीडियो के अंदर कैरोल ने अपने दिल का हाल बताया था कि किस तरह से वो हेलेन को बहुत ज्यादा मिस कर रही है
और वो जोशिया या फिर हाइव माइंड से कंट्रोल होने वाले किसी भी इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। खैर अभी इस दवाई को जोशिया की बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट करके कैरोल उससे जानने वाली थी कि वो दुनिया को सही किस तरह से कर सकती है। इसलिए वो अगले दिन वापस से हॉस्पिटल में जाकर जोशिया को व्हीलचेयर पर बैठाती है और उसे बाहर घुमाने के बहाने से उसकी व्हीलचेयर में लगी ड्रिप में वो दवाई डाल देती है। लेकिन कैरोल की ये चाल तो उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। असल में उसने दवाई की मात्रा को बहुत ही ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से बाहर पहुंचते ही जोशिया की धड़कन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और वो लगभग मरने की हालत में हो जाती है। और जैसा कि अभी जोशिया का दिमाग हाई माइंड के थ्रू बाकी सारे लोगों के दिमाग के साथ भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो सब भी जोशिया के दर्द को फील कर पा रहे थे और उन्होंने कैरोल के पास आकर उसे चारों तरफ से घेर कर रोना शुरू कर दिया था। तब कैरोल को लग रहा था कि शायद वो लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो उन सभी लोगों को उनकी जगह पर रुकने के लिए बोल देती है और उनमें से कोई भी कैरोल के ऑर्डर के बिना जोशिया की मदद करने के लिए आगे नहीं आता। पर जैसे ही कैरोल को अपनी गलती का एहसास होता है, वैसे ही वो जल्दी से उन लोगों से जोशिया का ट्रीटमेंट करने को कहती है और खुद बहुत ज्यादा बुरा फील करने लग जाती है। अब वैसे बस आसपास के लोग ही नहीं रो रहे थे, बल्कि जितने भी लोग हाइव माइंड से जुड़े हुए थे उन सभी को जोशिया के दर्द का एहसास हो रहा था। और तभी अचानक से कैरोल के पास लक्ष्मी का भी कॉल आता है, जो कि गुस्से में कैरोल से कहती है कि तुम अपने ड्रामे बंद क्यों नहीं कर देती। असल में लक्ष्मी इस बार इतना ज्यादा गुस्से में इसी वजह से थी क्योंकि जोशिया के दर्द को महसूस करके लक्ष्मी का बेटा भी रोने लग गया था, जबकि लक्ष्मी अब तो उसे किसी राजकुमार की तरह रखा करती थी। ये बात जानने के बाद कैरोल को भी काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार बन चुकी थी और अभी तो उसने जोशिया को भी मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था और साथ ही इतने सारे लोगों को रुलाया भी था। इसलिए अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कैरोल हॉस्पिटल में ही जोशिया के सही होने का वेट करने लगती है, पर वेट करते करते ही उसकी आंख लग जाती है। लेकिन उसकी आंख लगने के बाद सभी लोगों ने बहुत ही अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दिया था, जिस दौरान सबसे पहले तो वो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को खाली करते हैं और बाद में अपनी अपनी जरूरत का सारा सामान एक एम्बुलेंस और शहर की अलग अलग गाड़ियों में भरकर शहर से दूर चले जाते हैं। इस बार शहर से सारे लोग जा चुके थे और साथ ही वो अपने साथ जोशिया को भी ले गए थे। असल में अब उन्हें कैरोल एक खतरा लगने लग गई थी जो उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती थी और इसीलिए अब उनमें से कोई भी कैरोल के आसपास नहीं रहना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब कैरोल की आंख खुलती है तो पूरे हॉस्पिटल और पूरे शहर को खाली देखकर उसका तो दिमाग बनाने लग जाता है। जब वो कॉल करके हाई माइंड से इस बारे में बात करती है तो वो उसे बताता है कि बेसिकली हम तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुए हैं और तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो हम किसी भी हालत में तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे, पर तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचने के लिए हमें कुछ समय के लिए तुमसे दूर रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो कैरोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर सबसे पहले तो अपने जैसे बाकी जनों को इस बारे में बताने का फैसला करती है कि धरती को वापस से सही करा जा सकता है। इसके लिए वो एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस को उसमें बताती है और बाद में हाइव माइंड से वीडियोस की कॉपी को बाकी सबके पास डिलीवर करने को कहती है। अब ऐसे समय में हर बार कोई ना कोई इंसान कैरोल के पास आकर उसके पास से पैकेज को लेकर जाता था, लेकिन इस बार उसकी वीडियो की कॉपी इसको ड्रोन से पिकअप करा जाता है और साथ ही अब कैरोल को खाना भी ड्रोन से ही दिया जा रहा था। अब रात में सोते हुए कैरोल को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और खिड़की से नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि शहर के खाली होने के कारण अब शहर में जंगली जानवर भी आने लग गए थे। उनमें से कुछ ने कैरोल के डस्टबिन में मौजूद कूड़े को पूरी तरह से गार्डन में फैला दिया था, जिस पर फिलहाल के लिए कैरोल ज्यादा ध्यान न देकर सो जाती है और सुबह सारे कचरे को साफ करके हाई माइंड से उस कूड़े को उठाने को कहती है। तब हाई माइंड कैरोल से कूड़े को छोटे छोटे पाउच में डालने को कहता है ताकि ड्रोन की मदद से उन्हें उठाना आसान हो जाए, लेकिन कैरोल तो इतनी मेहनत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो ज्यादा वजन वाली पन्नी को ही ड्रोन में बांध देती है, जिसके कारण ड्रोन सही से नहीं उठ पाता और पास के खंबे से जाकर टकरा जाता है। उसी वजह से कैरोल का सारा कचरा अब सड़क पर भी फैल गया था, जिसको कैरोल को खुद ही साफ करना पड़ता है और वो उन्हें शहर के अलग अलग डस्टबिन में फेंकने के लिए जाने लगती है। तब वो नोटिस करती है कि शहर के हर डस्टबिन में काफी सारे फ्लेवर वाले दूध के पैकेट पड़े हुए थे, जो सच में काफी ज्यादा अजीब था और कहीं ना कहीं इससे ये बात साबित हो रही थी कि हाइव माइंड के कंट्रोल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो बस इतने दिनों से दूध पीकर अपना काम चला रहे हैं। अब ये बात तो कैरोल को और भी ज्यादा अजीब लगती है, इसलिए वो एक डस्टबिन के अंदर जाकर उन पैकेट्स को और ज्यादा ध्यान से देखती है और तब उसे पता चलता है कि वहां पर मौजूद किसी भी पैकेट में से दूध की स्मेल आ ही नहीं रही थी। इसका मतलब उन पैकेट्स के अंदर दूध नहीं था, और अगर दूध के पैकेट के अंदर दूध नहीं था तो उसके अंदर क्या था, इसकी सच्चाई पता करने के लिए कैरोल सीधा दूध की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उन पैकेट में सच में दूध नहीं बल्कि कोई अलग से ही येलो कलर का लिक्विड था, जो कैसे बनता है इसके बारे में कैरोल को अभी कुछ भी खबर नहीं थी। इसीलिए तब वो उसके इंग्रेडिएंट के बारे में पता करने के लिए स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर कुछ कौवे उस येलो कलर के कच्चे इंग्रेडिएंट को खा रहे थे। ये देखकर तो कैरोल को कुछ भी समझ में नहीं आता और अभी जब वो इंग्रेडिएंट के पास जाकर इंग्रेडिएंट को देखती है
तो उसे वहां पर नमक जैसा पाउडर मिलता है। तब उस पाउडर का टेस्ट करने के लिए कैरोल उसका एक थैला अपने साथ अपने घर में लेकर आ गई थी, जहां उस नमक को टेस्ट करते हुए वो एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है ताकि उस वीडियो को वापस से बाकी सबके पास भेजा जा सके। अब ये सब्सटेंस पूरी तरह से न्यूट्रल था, इसीलिए टेस्ट करने के बाद भी कैरोल को उसके इंग्रेडिएंट के बारे में ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती और अब वीडियो को बाकी सबके पास भेजने के बाद वो आराम से बैठकर दारू पीने लगती है। तभी अचानक उसे बाहर से वापस से अजीब सी आवाजें आती हैं और बाहर जाने पर कैरोल को पता चलता है कि अब तक उसके गार्डन में काफी सारे भेड़िए घुस गए थे। वो भेड़िए असल में हेलन की कब्र के नीचे से हेलन की बॉडी को निकालकर खाना चाहते थे, इसीलिए कैरोल गुस्से में अपनी पुलिस वाली गाड़ी में जाकर बैठती है और सायरन को चालू करके गाड़ी को गार्डन में घुसा देती है। तब वो सारे भेड़िए डर कर वहां से भाग जाते हैं और कैरोल उस रात गाड़ी में ही सो जाती है। अब इसके अगले दिन कैरोल की आंख खुलने पर वो सबसे पहले तो हेलन की कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर को लाकर रखती है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी जानवर हेलन की लाश को नुकसान ना पहुंचा पाए। अब आज का पूरा काम करने में ही कैरोल को रात हो गई थी, इसीलिए वो आराम करने के लिए वापस से एक बार सोफा पर बैठ जाती है और तभी अचानक उसकी नजर उस इंग्रेडिएंट वाले थैले पर पड़ती है जिस पर एक बारकोड भी मौजूद था। उस बारकोड की मदद से पता चल सकता था कि पाउडर को कौन सी फैक्ट्री में बनाया गया है, इसीलिए कैरोल उस थैले को लेकर सीधा सुपरमार्केट में जाती है, जहां पर थैले के बारे में छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि उस थैले के अंदर मौजूद पाउडर को पास में ही मौजूद एक फैक्ट्री में बनाया गया था, जहां पर कुत्तों का खाना भी बनाया जाता है। तब कैरोल तुरंत ही उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां छानबीन करते हुए जब वो अंदर पहुंचती है तो वहां रखी चीजों को देखकर कैरोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में वहां पर काफी सारे इंसानों की लाशें और उनके बॉडी पार्ट रखे हुए थे, जिनके बॉडी पार्ट की मदद से ही उस पाउडर को बनाया जा रहा था और हाई माइंड के कंट्रोल में मौजूद सभी लोग उसी लिक्विड को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सच में काफी ज्यादा भयानक बात थी, क्योंकि उन्होंने तो कैरोल और बाकी सबसे कहा था कि वो अपनी तरफ से किसी मक्खी तक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अगर ये बात सच भी है तो क्या उनका असली मकसद सिर्फ खाना है या फिर वो आगे कुछ और भी भयानक करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कैरोल किसी तरह से उन लोगों को रोककर धरती को पहले जैसा कर पाएगी। माफ करना, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में दे पाऊंगा, क्योंकि अब तक इस सीरीज के सारे एपिसोड रिलीज नहीं हुए हैं और उन्हें रिलीज होने में 24 तारीख तक का टाइम लगेगा। तो जैसे ही इसके सारे एपिसोड रिलीज होंगे वैसे ही मैं इसके सेकंड पार्ट को भी अपने चैनल पर लेकर आ जाऊंगा। पर क्या मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर किसी और सीरीज पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए? मतलब क्या आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और हर बार की तरह अगर इस बार भी बस 100 लोग इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो मैं इसके सेकंड पार्ट को उन 100 लोगों के लिए भी जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। और अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।